अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव्स बेस्ट ऑफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बिना बात बढ़ाए सीधा कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 70। इधर आरुषि के हाथ में वो सिंदूरदानी अब भी थी। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू छलक रहे थे, जिससे उसकी आंखों की चमक थोड़ी और बढ़ जाते हैं। पता नहीं क्या सोच के वो थोड़ी सी भावुक थी, बड़ी कस के अपनी मुट्ठी को पकड़ी हुई थी, एक टक बस उस सिंदूरदानी को देख रही थी। हाँ, उसके मन में कुछ शंका तो थे, पता नहीं होगी कि नहीं। तभी वहाँ पे काजल आती है, और हर हाल में आरुषि शायद काजल को ये देखने नहीं देना चाहती थी। तभी वो अपनी मुट्ठी को बड़ी कस के पकड़ लेती है और काजल के देखने से पहले ही वो अपनी पैंट के पॉकेट में वो सिंदूरदानी छुपा लेती है। काजल ये तो नोट कर चुकी थी कि आरुषि कुछ तो छुपाई है, लेकिन वो एक्चुअली क्या थी वो देख नहीं पाई। जब काजल आती है और वो पूछती है क्या छुपाई, अब क्या कुछ कुछ तो छुपाई ना तूने? अभी तेरे हाथ में कुछ तो थी, मुझे देख के तू एकदम से पॉकेट में डालिया ना, क्या छुपा रही है? अब कुछ नहीं। अरे है, मैंने देखी है, पर क्या वो प्रॉपर नहीं देखी, बोल ना। क्या काजल, तू भी ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही। पता नहीं, पर मुझे यकीन नहीं हो रही है, क्या थी? कुछ नहीं ना, तू तू भी क्या मतलब, अब क्या इसके पीछे पड़ जाएगी? चल छोड़ ना, देख यहाँ पे कुछ साड़ियाँ हैं, अब तू देख ले तू कौन सा पहनेगी। जैसे ही आरुषि ये सुनती है वो पहले तो घूर के देखती है, आर यू सीरियस? मुझे नहीं पहननी यार, ऐसे तो मत कर, तूने कही तो है कि देखते हैं। अरे तो देखते हैं का मतलब ये नहीं कि मैं पहनूंगी, मुझे नहीं पहननी ये सब। देख यार आरुषि, ऐसे तो मत कर प्लीज़ ना। अरे मौका है, दस्तूर है, क्यों नहीं यार, पहन ले ना। काजल देख, नहीं मुझे नहीं पहननी, प्लीज़ तू समझ जाना, क्यों ज़िद कर रही है? काजल अब और नहीं समझाती है, बहुत रिक्वेस्ट कर चुकी थी। फिर वो वहाँ पे साड़ी रखते हुए चली जाती है। आरुषि पीछे से बोलती कि मैं नहीं पहनने वाली हूँ काजल, लेकिन काजल कोई जवाब नहीं देती। वो चली जाती है। आरुषि चुप से बेड पे बैठ जाती है, कुछ तो सोच रही थी। तभी वहाँ पर माधवी आती है। आप चिल्ला क्यों रही थी? मैं कहाँ चिल्ला रही थी? मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी। वो काजल को कुछ बता रही थी मैं। ठीक है, वो एक बार अभी को देख लीजिए, वो ताई के वहाँ पे है। हाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा, वो मुझे आपसे पूछनी थी कि वो मैं जो जो सामान लाई थी पूजा के लिए, वो सारी चीज़ ठीक है ना? कुछ चाहिए तो नहीं? वक्त रहते अगर बोल देंगी तो शायद मैं जाके लेके आऊँ। आप मिट्टी की दिया लाई नहीं आप? अरे लाई तो थी, पर वहाँ पे मुझे नहीं मिली। ऐसे कैसे? तभी आरुषि उठ के जाती है। वो जो सामान लाई थी वहाँ पे देखने लगती है। एग्जैक्टली माधवी ने जो कही थी वहाँ पे थे नहीं, और दिया बहुत ज़रूरी थी। अरे पर भूल गई क्या? पर जहाँ तक मुझे याद है कि मैं लाई तो थी। हाँ, और कुछ मिठाई भी लाने होते पूजा के बाद वो। अच्छा ठीक है, और कुछ एक बार आप फिर से देख लीजिए, कुछ और चाहिए तो मैं जाके ले आऊँगी एक बार शाम से पहले। नहीं फ़िलहाल ये दो ही। ठीक है फिर। यही बोलते हुए आरुषि जो है वो जाती है काजल के रूम में। जाके देखती है कि काजल चुप से बैठी हुई है मुंह फुला के। तू भी ना काजल, मतलब बच्चों जैसी हरकतें करती है। चलिए ये अगर मतलब हरकतें मेरी सारा कर ले तब मान जाऊँ मैं, लेकिन तू, हाँ तो क्या हुआ? सारा तेरी सब कुछ है, मैं तेरी कुछ नहीं हूँ। एक ही रिक्वेस्ट करी थी आरुषि। अरे तू चुप रह जा, एक ही रिक्वेस्ट करी थी, मुझे नहीं पहननी, क्यों समझ नहीं आ रही है तुझे? चल ठीक है, नहीं पहननी ना, मत पहन। यार काजल मत करना ऐसा, चल ठीक है ना, बोल तो दी। ठीक है चल, मान गई मैं। तू भी ना आरुषि, यार मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर लेती, चल कभी और पूरी कर लूँगी। चल ठीक है, वैसे मुझे थोड़ी बाहर भी जाना है, तो तुझे कुछ चाहिए तो तू बोल सकती है। तुझे बाहर जानी है, पर क्यों? वो मिट्टी की वो दिया वहाँ पे है नहीं यार, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं लाई तो थी, पर वो माधवी जी कह रहे हैं कि नहीं है। फिर मैंने भी ढूंढी पर नहीं मिली, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो हाँ वैसे तो है, तो बस उसी लिए, और थोड़ी सी मिठाई भी ला लूँगी, क्योंकि मैं तो निकलते ही यार मार्केट चली गई थी सीधा, वहाँ की चीज़ें, फिर पूजा के सामान वगैरह सब कुछ। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, सारी चीज़ तो अकेले करी तूने, तो हो सकता है कुछ चीज़ वहाँ से छूट गए हो। टेक इट ईजी, ओके, नॉर्मल है। ठीक है।
वैसे तू ठीक है ना? तभी काजल बोलती यार एक तो ना जिसके लिए मैं व्रत रखी हूँ ना वो बंदा तो है ही नहीं मेरे पास, खामखा ये व्रत रख के क्या फ़ायदा, मुझे ये समझ नहीं आते। अरे यार ऐसे कौन बोल सकता है वाला। हाँ ऊपर से वो पता है वो मुझे छेड़ रहा है, कहीं मैंने व्रत तोड़ तो ना दी ना। उसके बेटे को कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, तू समझ रही है मतलब। मैं यहाँ पे पूरे दिन भूखी प्यासी रही उसके लिए, करवा चौथ की व्रत रखी और वो मुझे छेड़ रहे हैं सीरियसली। और तो दिखा दिखा के खाना खा रहे थे। तभी आरुषि बोली हाँ तो ठीक है ना, चिढ़ मत, कौन सी नई बात है, जीजू हर साल वैसे ही तो करते हैं। अरे पर गलत है यार, हम पूरे ठेका अकेले क्यों उठाए, हमारी भी तो उम्र थोड़ी लंबी होनी चाहिए ना, वो भी रखे हमारे लिए व्रत। तू पागल हो गई है काजल, चल छोड़। और वैसे भी इतनी सालों से तो तू रख दिया ही है ना, याद है तब तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हुए थे, एक साल तूने करवा चौथ का व्रत रखी थी जीजू के लिए। हाँ याद है ना, तब हम हॉस्टल में थे और मुझे ये भी याद है कि तूने पूरे हॉस्टल की लड़कियों से मुझे बचा के रखे थे, किसी को भनक तक नहीं हुई कि काजल ने करवा चौथ का व्रत रखी है। आई स्टिल रिमेंबर दैट। यार वो भी क्या दिन थे, है ना। कभी कभार मन करती है कि बस पुराने लम्हों को फिर से जी लूँ, पर है नहीं मुमकिन। हाँ ठीक है ना, यादों को बस अपने साथ संजोड़ के रखो, उसे हम जी नहीं सकते, बस याद कर सकते हैं, यही जीवन है। बट यार सच में कभी कभार वो सारे लम्हे याद आते हैं, वो पुराने दिन। हाँ ये तो है। तो कब जा रही है तू बाहर? अभी नहीं, थोड़ी देर में निकलती हूँ। वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है। तो वो अभी को गोद में लेती है और जैसे अभी को गोद में लेती है ना, वो अभी रोना बंद कर देते हैं। काजल बोलती कि अरे ये बदमाश अभी तो रो रहा था, गोद में जाती ये चुप हो गया। तो ये आरुषि बोलती कि क्या है बच्चा, ऐसे परेशान करेंगे क्या आप? हाँ बताइए। तो वो हंस रहा था। काजल बोलती कि लो मतलब आज जो व्रत खोलने की चीज़ें है ना, कर तो पाओगे ना तुम दोनों? पता नहीं, देखते हैं। वैसे चिढ़ मत ज़्यादा, ठीक है? हाँ बस यही रह गई, चिढ़ मत ज़्यादा, शांत हो जा। तभी आरुषि जो है अभी को लेके काजल के कमरे से निकल जाती है। जब वो कमरे में आती है तो देखती है माधवी जो है वो बैल्कनी के साइड पे पता नहीं क्या देख रही थी, बड़ी शांत सी खड़ी थी। आरुषि जाने लगती है, फिर पता नहीं क्या सोच के वो नहीं जाती है। वो थोड़ी देर के लिए अभी को बेड पे सुलाती, उसके साथ बैठ के बातचीत वगैरह कर रही थी। तब तक देखते देखते ना 4:30 बज चुके थे, 4:30 के पास ऑलमोस्ट। इतना तो समझ आ गई थी कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अगर बाहर जाने चाहिए तो चीज़ें जल्द से जल्द लेके आ जानी चाहिए, क्योंकि पूजा भी करेंगे ये लोग खुद से ही, जितना भी हो पर करेंगे तो। और उसके बाद चाँद की इंतज़ार। वैसे भी आज के दिन चाँद की इंतज़ार तो बेसब्री से हर कोई करते हैं, लेकिन चाँद भी फुल अपनी नखरे वाले अंदाज में होते हैं, क्योंकि चाँद को देखे बिना व्रत खोले नहीं जा सकते हैं। तो आरुषि यही सोच रही थी कि उसे जाकर चीज़ें ले आनी चाहिए। वो अभी को सुलाकर थोड़ी साइड में आती है, वो माधवी की ठीक पीछे खड़ी थी। धीमी सी आवाज़ में बोलती कि माधवी जी वो। तभी माधवी पलटती है। हाँ कहिए। वो अभी रोना बंद कर दिया है, वो खेल रहा है, तो आप उसके पास बैठ जाइए, मैं बाहर से आती हूँ, क्योंकि शाम होने को है, पूजा भी है तो सारी चीज़। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। हाँ बस जाऊँगी और आऊँगी। यही बोलते हुए आरुषि वहाँ से निकलने लगती, तभी पीछे से सारा आ जाती है। बड़ी आप बाहर जा रहे हो? हाँ बच्चा बाहर तो जा रहा है, मुझे भी साथ में लेके चलो ना। बच्चा अच्छा ठीक है चलो। अब वो मना थोड़ी करेंगी सारा को, वो बिल्कुल भी मना नहीं करती है। सारा को लेके वो जाती है और ज़्यादा देर नहीं करती है। हाँ लेकिन फिर भी आधे घंटे तो लग ही जाती है, क्योंकि मिट्टी की जो दिया है ना, वहाँ पे एक जगह पे थे पर वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे, तो दूसरी जगह पे जाते ढूंढते ढूंढते वो लेके आती है, फिर मिठाई लेते हैं। अब सारा भी उसकी खुद की चीज़ें, वो अपनी नखरा दिखाने लगती है कि बड़ी मुझे ये खानी है वो खानी है, और वो जितनी भी चीज़ें कहती है ना, बिना बस कोई डिनाई करे आरुषि सब कुछ लेती है कि हाँ ठीक है
ठीक है, और कुछ ऐसे ही। और यही सारे करते करते आधे घंटे बीत चुके थे और फिर वो जाती है घर। सारी चीज़ें वो परफेक्टली ले चुकी थी। वो घर जाती है। अब जब सारा इतने सारे सामान के साथ जाती है, जब माधवी देखती है वो अभी को सुला चुकी थी। दरवाज़ा खोलती है, वो सारा को देखती है तो थोड़ी सी डांटने लगती है। ये सब क्या है? इतना चॉकलेट खा के करना क्या है? दांत खराब होने हैं बच्चा, मना किया ना, नहीं खाते इतना चॉकलेट। और आप, अब देखिए माधवी जी, वो बच्ची है, वो सब एक साथ थोड़ी ना खाएगी, धीरे धीरे खाएगी, ऐसे डांटा मत करिए। माधवी कुछ नहीं बोल पाती है, वो चुप थी। तभी बस इतना बोलती कि आप बस बिगाड़ रही हो उसे। हाँ तो ठीक है ना, मैं बिगाड़ रही हूँ, मैं ही संभाल लूँगी, ठीक है, बस डांटा मत करिए आप चाहे तो उसके हिस्से की डांट मुझे डांट दीजिए। माधवी थोड़ी चिढ़ते हुए किचन साइड पे चली जाती है। काजल आती है और बोलती कि क्या हाथ हो भी, क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ क्या लाने की? अरे यार ठीक है ना, अरे वो अभी अपनी चीज़ें नहीं बताएगी तो कब करेगी, बच्ची है वो। हाँ ठीक है, चला जा, लाई ना अब ठीक से। हाँ ये मिठाई और उनकी वो पसंदीदार मिठाई, हाय हाय उनकी पसंदीदार मिठाई, कभी हमारी भी सोच लिया कर यार। लाई हूँ ना तेरे लिए, ये ले। अरे वाह, थैंक यू यार, बस अभी मत खाना। तो भी एकदम से काजल बोल पड़ती, यार इतनी भी मतलब वो नहीं हूँ मैं, ठीक है, मुझे समझ आती है। हाँ रे बाबा, मजाक कर रही हूँ। वहाँ से अब आरुषि थोड़ी फ्रेश वगैरह हो लेती है। अब काजल जो है वो तैयार हो जाती है प्रॉपर। वो एक साड़ी पहनी थी सुंदर सी, वो भी ब्लू और कुछ रेड कलर के कंबाइन कलर थे, कॉम्बिनेशन अच्छी थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी, पूरी श्रृंगार करी थी, इतनी अच्छी वो लग रही थी ना। ऊपर से वो बिंदी लगाई थी माथे पे। जब सारा उसे देखती है ना, वो जब तैयार होकर आती है, आत्या आप कितनी सुंदर लग रही हो ना। अच्छा, आपकी आत्या इतना सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही हो आत्या आप। आत्या आज सुंदर लग रही है। आत्या आई भी ऐसे सुंदर नहीं लग सकती है क्या? ये बात सुनते ही काजल थोड़ी चुप सी हो जाती है। बोलो ना आत्या, आई इतनी सुंदर नहीं लग सकती है। आपकी आई सुंदर तो है ना बच्चा, पर आपकी जैसी साड़ी नहीं पहनेगी मेरी आई। पहनेगी ना बच्चा, ज़रूर पहनेगी, कभी ना कभी तो ज़रूर पहनेगी। एक काम करिए, आप कार्टून देखेंगी? कार्टून? हाँ चलो, मैं आपको कार्टून लगा के देती हूँ। और काजल की जो बेडरूम थी वहाँ पे वो और टेलीविज़न लगा चुकी थी, तो वो सारा को वहाँ पर बैठा दी, क्योंकि समर्थ और अभी दोनों ही वहाँ पर थे। और ये भी बोलती कि अच्छा बस भाई का ध्यान रखना है, ठीक है, और अगर भाई रोए तो क्या करना है? भाई रोए तो बड़ी को बुलानी है। नहीं, बड़ी को नहीं, अपनी आई को भी बुला सकते हो या फिर आत्या को भी, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद काजल क्या करती है, वो एक साइट पे आती है जहाँ पे थोड़ी सी वो पूजा के लिए मंदिर बनाई थी। वहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति थे, एक लक्ष्मी माता जी की मूर्ति थी और कुछ चीज़ें थी, और वो इतनी अच्छे से उस मंदिर की वहाँ पे सजाई थी ना काजल ने, बहुत खूबसूरत तरीके से। पूजा की चीज़ें वहाँ पे रखे जाते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी एक दिया थे, वो दिया जलाती है। इधर ना माधवी वहाँ पे थी और ना ही आरुषि। ऐसे लग रही थी कि दोनों अलग अलग कमरे में हैं। तो दूसरी तरफ माधवी वो कमरे में बैठी हुई थी, उसके सामने वो पैकेट, शॉपिंग बैग, जिसमें वो रेड कलर की साड़ी, वो लाल चूड़ियाँ, बिंदी, वो सारी चीज़, ईयरिंग वगैरह सब कुछ थे वहाँ पे। वो लेके बैठी थी तैयार होने के लिए ही, पता नहीं क्या सोच रही थी। जब हम एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में बढ़ जाते हैं ना, तो कभी कभार पीछे से मानो थोड़ी बहुत खिंचाव महसूस होती है। शायद कुछ इसी कश्मकश में उलझी हुई थी माधवी। इधर जब काजल सारी तैयारियां कर लेती है तो उसके मोबाइल पे कॉल आती है, और जब देखती है तो वो लिली की थी। वो उठाती है, वो भी वीडियो कॉल थे। हाय, लिली इतनी खूबसूरत लग रही थी, क्या कहे, पूरी श्रृंगार में। काजल बोलती कि हाय, नज़र ना लगे तुम्हें, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे एक साथ हो जाते ना तो बहुत अच्छे होते, हाँ पर एक साथ नहीं आ सकते ना, क्योंकि बच्चे वगैरह है, तो फिर भी आ जाते तो बेहतर होते ना।
वैसे तो मैं आरुषि को बोली थी पर उसने कोई ध्यान नहीं दी। वैसे है कहाँ, मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन उठा नहीं रही है। पता नहीं वो अलग कमरे में और वही अलग कमरे में है। कुछ झगड़ा वगैरह हो गया है क्या फिर से? नहीं, वो आरुषि ने वहीनी के लिए कपड़े लाए हैं। हाँ तो मतलब लिली ये है कि तभी लिली मानो बिना कहे आगे वो समझ जाती है। अच्छा, आई थिंक मैं समझ गई। तो अब माधवी जी तैयार नहीं है क्या? पता नहीं, होने तो चाहिए। अगर नहीं है तो हम ज़बरदस्ती या उन पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता है। मुझे तो लगी ही नहीं थी कि ऐसी कुछ, फिर आरुषि ने कही कि कोई दबाव नहीं है। बाकी मुझे नहीं पता कि उसने वाहिनी से क्या बात करी। यार अब तो मैं भी घबरा रही हूँ, पता नहीं क्या होंगे। मुझे वहाँ पे होने चाहिए थे। थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है। उन दोनों के पहली करवा चौथ की व्रत है ना? हाँ, पर आरुषि ने इससे पहले एक बार रखी है। हाँ, मुझे पता चली है। एक्चुअली मुझे पहले से पता थे। मैंने तो बोली है कि आई एम डैम श्योर कि तुम पहले से रखी हो। तो वो हंस पड़ी थी। हाँ, आई होप कि माधवी जी बिना पीछे सोचे बस आगे बढ़ जाए। कुछ आरुषि भी डिज़र्व करती है। उसने बहुत कुछ सही है उनके लिए। बदले में थोड़ा सा अगर प्यार मिल जाएगी तो बस। लेकिन आरुषि को बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये भी तो पता है ना। हाँ, क्योंकि आरुषि की तरफ से बस अनकंडीशनल है सब कुछ। फिर चाहे आगे वाले से प्यार वापसी में आए या ना आए, लेकिन अपनी तरफ से प्यार कभी कम नहीं होगी। वो वाली सिचुएशन सच में माधवी जी बहुत लकी है। हाँ, वो मुझे पता है। चलो क्या कर सकते हैं। तभी लिली बोलती कि लो जी, लगता है आज चांद मतलब सोच ही रखे है कि हम जैसे लोगों को थर पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? देखो बाहर की नज़ारा, जब आने की वक्त हो रहे और यहाँ आसमान में देखो तो ज़रा बादल भी आने लगे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगी, चांद आ जाएगी वक्त पे। जब जब चांद की ज़रूरत पड़ता है ना, वो भी अपने नखरे दिखाने ही लगते हैं। देखते हैं कब तक आते हैं। और मुझे तो भूख भी लग गई। तभी एकदम से काजल बोलती कि लो जी, कर लो बात, इतनी जल्दी? एक्चुअली भूख नहीं, बस प्यास तो लगी गई है। पता नहीं अब ये चांद कब तक आए। कोई ना, तब तक तुम अपने चांद को देख लो, आहे भर लो, तब तक ठीक हो जाएगी। नहीं, वो है नहीं फिलहाल। कहाँ है? कहीं पे गए हैं शायद। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। मैं थोड़ी सी। और जैसी ही काजल ये कहती है ना, तभी मानो माधवी की दरवाज़ा खुल जाती है। और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ जैसी होती है, काजल उस साइड पे देखती है और वो थम चुकी थी। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। लिली बोलती कि क्या हो गई, भूत वूत देख लिया क्या? अरे काजल क्या हुआ है? OMG, आज वो हो रहा है जो हम में से किसी ने कभी नहीं सोची। आरुषि की तो लॉटरी लग गई। मतलब अरे क्या देख रही हो? अरे सामने तो घुमाओ कैमरा। अरे काजल यार, सामने तो कैमरा घुमाओ। तभी काजल बोलती कि 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, चिल्ला क्यों रही हो? मैं कर रही हूँ। और तभी ना वो कैमरे को साइड में करती है। भाई साहब, साक्षात मानो अप्सरा उतर आई है आज आसमान से सीधा। और वो भी आरुषि के लिए। हाँ, वो माधवी थी। भाई साहब, लाल साड़ी में इतनी सुंदर वो लग रही थी ना, सच में अप्सरा लग रही थी वो बस साड़ी नहीं पहनी थी, चूड़िया भी पहनी थी। चूड़िया पहनी थी छोटी सी। हाँ, रेड कलर की बिंदी ना सही, पर वो ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी माथे पे लगाई थी। काजल, कान के झुमके, इतनी सुंदर लगती है ना काजल, बस देखती रहती है। तो दूसरी तरफ फ़ोन में वो लिली, वो भी, उसकी भी मानो आंखें थम चुकी है माधवी को देख के। वो इतनी सुंदर लग रही थी। लिली तो वहाँ से ही बलाई लेती कि हाय हाय, आज तो काजल, क्या कहूँ मैं, हमारी आरुषि की तो सच में ही निकल पड़े। हाँ वही, माधवी थोड़ी जैसे सहमी हुई हो ना, सोच समझ के थोड़े बहुत धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही थी। एक कदम आगे बढ़ाती है तो पीछे, फिर आगे बढ़ती है तो ऐसे ऐसे ही उसके कदम थे।
वो बहुत नर्वस थी, बहुत अजीब से चीज़ें थी उसके साथ, और अपनी नाखून से बार बार दूसरे उंगलियों को बस शायद जैसे नर्वसनेस में करते हैं लोग वैसे ही नज़र को ज़मीन की ओर झुकाई हुई। जब धीरे धीरे वो चलती आती है ना काजल के सामने, न जाने कितने वर्षों बाद काजल ने माधवी को इस रूप में वापस ही देखी है। उसकी आंखें कुछ ही क्षण में भर सी जाती है आंसू। शायद बहुत साल पहले उसने अपनी बहनी को इस लुक में देखी थी, और वो भूल भी चुकी थी कि वो किस तरह से दिखती है। लेकिन आज जैसी वो इस लुक में देखती है ना, वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब वो बोलती है, बहनी कितनी सुंदर लग रहे हैं आप, हाँ पता है आपको। ताई वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, पर मैं उनकी दिल दुखाना नहीं चाहती थी। आज के दिन इतनी महत्वपूर्ण है तो मुझे पता नहीं मैंने सही किया या गलत। तभी वो आगे कुछ और बोली, काजल जाके उसे हक कर लेती है। बहनी शांत शांत हो जाइए, क्या सोचना इतना, हाँ कितनी प्यारी लग रही है आप, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है आप। वो देखेगी ना तो बेहोशी हो जाएगी आज। क्या था आप भी। और जैसी काजल की ये बातें सुनती है ना तो अंदर से सारा भी भाग के आती है। और जब वो आती है ना तो वो जब अपनी आय को देखती है वो झूमने लगती है। वो ताली बजा रही थी, मेरी आय कितनी सुंदर लग रही है, अत्या अत्या मेरी आय भी कितनी सुंदर लग रही, वो भी साड़ी पहनी, वो भी आपकी तरह सजी है। माधवी बस कुछ क्षण के लिए सारा को देख रही थी, मासूम सी वो बच्ची। उसे क्या पता दुनियादारी दुनिया की चीज़ है। किस तरह से वो झूम रही है, खुश हो रही है अपनी आय के इर्द गिर्द। कभी साड़ी की पल्लू पकड़ती है, कभी नज़र भर के देख लेती है। छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है माधवी को। बस थोड़ी सी ये करने से सारा इतनी खुश हो गई। तो वो आते हुए फिर से हक कर लेती है, हाय आप बहुत सुंदर लग रही हो, मैं बहुत खुश हूँ, आप कितना सुंदर लग, आप ना ऐसे रहा करो ना, कितनी सुंदर लग रहे हैं आप। मेरे बड़ी और मेरे आई और मेरे आत्या, ये तीनों ना बहुत सुंदर है, इनके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं। तो वही काजल बोलती कि हाँ बच्चा, हाँ आपके आई आत्या। तभी लिली बोलती कि बच्चा मैं भी तो हूँ, मुझे तो देख लो, अपनी आंटी को नहीं देखोगे। काजल जो है फ़ोन पकड़ा देती है, आंटी आप भी सुंदर लग रही हो। हाँ तो देखा ना, मैं भी तो सुंदर हूँ ना। हाँ आप भी सुंदर हो, चलो अच्छी बात है। तभी जैसे लिली को वहाँ से कोई बुलाते हैं तो लिली बोलती कि काजल बाद में बात करते हैं, मैं आरुषि को बाद में बात कर लूँगी, कॉल कर लूँगी, होप सो कि वो कॉल उठा ले। देखता है, फ़िलहाल तो पता नहीं वो क्या कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, बुला रहे हैं मम्मी। यही बोलते हुए जो लिली है वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। काजल जो थी वो अपनी आँखों से थोड़ी सी काजल लेते हुए माधवी के कान के नीचे लगा देती है। बहुत सुंदर लग रही है आप बहनी, सच में ऐसे मन कर रहे हैं कि जी भर के देखो, कितनी सुंदर तो लग रहे हैं ना। पर ताई वो पुरानी कोई बात नहीं बहनी, जो बीत गया सो बीत गया, पुराने पलों में वापस नहीं जानी है। मुझे पता है आप पे क्या गुजरी है जब आपने ये सारी चीज़ें की है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत करीब से देखी है। लेकिन आरुषि ने कोई दबाव नहीं डाली आप पर। नहीं मैं वो नहीं कह रही थी ताई, पर ठीक है ना बहनी, समझ सकती हूँ, शांत हो जाइए, सब ठीक है। पर वो कहाँ पर है, शाम हो चुके हैं, शाम की आरती वगैरह भी करनी है, चांद का तो पता नहीं कब तक आ जाए। पता नहीं वो कमरे में है, अभी तक आई नहीं है। एक काम करिए, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। वो बैठती है। पता नहीं कौन से कश्मकश में उलझे हुए थे हमारी माधवी जी, जिसकी खूबसूरती आज सर चढ़ के बोल रहे थे कि क्या खूब लग रही हो तुम।
सारी चीज़ परफेक्ट थी, बिल्कुल पूरे श्रृंगार में थी। बस हाँ, एक चीज़ की ही कमी थी, वो थी सिंदूर की। और वो संपूर्ण श्रृंगार तो नहीं कर सकती है, लेकिन जितनी भी करी थी ना, उसका चेहरा जो खिलती है ना, पूरी मतलब बदल सी जाती है उसकी चेहरा। अजीब ही थी वो, पता नहीं क्या सोच रही थी, मिक्स फीलिंग्स के साथ थे। घबराहट, नर्वसनेस, कुछ बीते हुए पलों के चीज़ें, कुछ आने वाले चीज़ें सोचते हुए, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें थे। और काफ़ी ज़ोर से उसके दिल में वो धक धक हो रहे थे। बार बार मानो हाथ की हथेली में पसीने आ रहे थे, जो बार बार पूछ रही थी। काजल थोड़ी देर देखते बोलती कि भाई नहीं, क्या सोच रही है आप? नहीं भाई, कुछ नहीं। तभी वो सुनती है कि काजल के कमरे से अभी के रोने की आवाज़। वो जाती है, अब मैं अभी को देखती हूँ। वो कमरे में चली जाती है। इधर तब तक 7 बज चुके थे। काजल वो कुछ बैठ के चीज़ें कर रही थी थाली में, जो पूजा की चीज़ है वहाँ पर ही। तभी वो कमरे की ओर नहीं देखती कि आरुषि बाहर आई है कि नहीं। वो बस वहाँ से बिना देखे बोलती कि आरुषि कर क्या रही है, जल्दी कर ना, शाम की पूजा भी है, पूजा का वक्त हो गई है, फिर पता नहीं चांद निकल आएंगे। क्या कर रही है तू अंदर? क्या दुल्हन बन रही है क्या, या क्या? इतनी देर क्यों लग रही है तुझे? आ रही हूँ रे बाबा। क्या कर क्या रही है तू? जल्दी आ। या वाइनी कब से तैयार होके बैठी है? तैयार होके बैठी है का मतलब? अरे मतलब वो आ चुकी है, तू भी आ जा। हाँ बस तो 2 मिनट यार, ये लग नहीं रही है। क्या मतलब, क्या नहीं लग रही है? नहीं नहीं, बस 2 मिनट। तभी काजल बोलती है पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, पर जो भी हो, आज इसकी होश ना उड़ने वाली है। वैसे पसंद भी काफ़ी अच्छी है इसकी, परफेक्ट साड़ी लाई है वाइनी के लिए, जैसी कि उन्हीं के लिए बनाई गई हो। वो इयरिंग, चूड़ियाँ, हर एक चीज़ मतलब खुद तराश के लाई है वो माधवी के लिए। जिस तरह से माधवी की चेहरा खिल रही है ना, उसकी बात ही अलग थी। हाँ, यहाँ पे मेहंदी वगैरह भी दिए जाते हैं, पर सब नहीं देते, कुछ देते कुछ नहीं देते, उसी हिसाब से चीज़ें। क्योंकि करवा चौथ जो है वो पति के लंबी उम्र के लिए रखे जाते हैं। हालांकि इस चीज़ को मैंने कल थोड़ी सी मिस्टेक के वे में मैं थोड़ी गलत चीज़ें बोल दी थी। मेरी इंटेंशन किसी भी धर्म को नीचा दिखाने की नहीं है, तो ये माफ़ी के दृष्टि से देखिएगा। इधर काजल इंतज़ार तो करती रहती है, लेकिन आरुषि अब भी नहीं आ रही थी। 2 मिनट से अब 10 मिनट हो चुके थे, पूरी तैयारी हो चुके थे, बस ये लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। माधवी अभी को सुला के इस जगह पे आ चुकी थी। काजल तो बस खड़ी है और बार बार पीछे की ओर देख रही थी, थोड़ी गुस्से में। वो आती है, ताई क्या हुआ है, क्या हुआ है? हमारी आरुषि जी अभी तक आई नहीं है। आरुषि जल्दी आकर क्या रही है तू? अरे आ रही हूँ। अरे तू 2 मिनट क्या 10 मिनट लगा चुकी है, कर क्या रही है यार? अरे हो गई है। तभी मानो दरवाजे की वो कुंडी खोलने की आवाज़। माधवी थोड़ी देर के लिए चुप सी हो गई थी। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस दरवाजे की साइड पे अपने आप ही चली जाती है। वैसे नर्वस तो वो खुद भी थी जब आरुषि उसे ऐसे देखेगी, उसका रिएक्शन। लेकिन जब दरवाज़ा खोलती है, जब पहली स्टेप बढ़ाती है ना, वो स्टेप जब लेती है तो उसकी कदम पहला दरवाजे के बाहर की तरफ आती है। जिस तरह से वो पार रखती है, काजल की तो आंखें ही चमक जाती है, बिकॉज वो पहली स्टेप से ही पता चल जाती कि उसने साड़ी पहनी है। हाँ, उसने साड़ी पहनी थी। उसने जब पहली कदम बढ़ाई, फिर जब उस कमरे से वो बाहर आई, वो एक मंजर थे मानो कि पूरी समा रुक चुके थे। काजल इतनी शॉक थी उसकी, मानो कि मुंह खुली की खुली रह गई थी। आरुषि बड़ी धीमे से कदम में आगे बढ़ रही थी, बढ़ाते हुए।
अभी तक उसने माधवी को देखी नहीं है, वो बात अलग है, क्योंकि वो थोड़ी सी सर झुकाते हुए आगे आती है, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसे साड़ी पहनी है तो होता है ना यार कि कैसे लग रही हूँ, थोड़ी बहुत अजीब से लगना, ठीक से पहनी कि नहीं, पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज़ में ध्यान थी। तो कहीं ना कहीं इसी दौरान वो सामने की ओर देखती ही नहीं है। लेकिन भाई साहब, अब तक तो माधवी की दिल बस घबराहट से धड़क रहे थे, लेकिन अब जिस क्षण वो आरुषि को देखती है, वो मानो कि वो पहली नज़र का नज़र से मिलना। माधवी की दिल की धड़कनें इतनी तेज़ी से रफ्तार के साथ धड़कना स्टार्ट करती है, मानो कि ये क्या है, ये कोई ख्वाब है जो वो खुली आंखों से देख रही है, और अगर ये ख्वाब है तो वो इसी ख्वाब में जीना पसंद करेंगी हमेशा हमेशा के लिए। वो अदाएं जो आरुषि चल के आ रही थी, वो समा को अपने साथ लेकर चल रही थी। बाल खुले रखे थे, जो साड़ी पहनी थी वो ब्लैक और रेड कलर के साथ कंबाइन थे। मस्त, पूरी सुंदर से भी ज़्यादा कुछ हो तो शायद आज आरुषि वो लग रही थी। एक अप्सरा के बाद अगर कुछ चीज़ें क्या आते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, माधवी की तरह उसने ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, बस कुछ 3-4 चूड़ियाँ उसने हाथ में पहनी थी, क्योंकि पता नहीं उसे कुछ दिक्कत हो रही थी, पर वो पहन ली थी। सिंपल सी इयरिंग, माथे पे एक रेड कलर की बिंदी। काजल उसने ज़्यादा नहीं लगाई माधवी की तरह, पर जितनी भी लगाई है पूरी खिल रही थी, उसकी आँखों की चमक बढ़ा रहे थे। एक नॉर्मल सी शायद कोई मैट कलर के लिपस्टिक यूज़ करी थी, जो उसकी होठ की वो नम्रता की एक आभास दिखा रहे थे सामने से ही। द वे शी वॉक, हाय हाय, कोई भी अपना दिल हार जाए। आरुषि इतनी खूबसूरत भी लग सकती है, ऐसा शायद माधवी ने कभी नहीं सोची होगी, कभी नहीं, और शायद देखी भी नहीं है। और आज ये शायद तीसरी दफ़ा माधवी अपनी दिल हार रही है आरुषि के ऊपर, मानो कि वो अपने आपे से बाहर है, खुद में नहीं है वो। आरुषि के सर से लेकर पैर तक एक बार अच्छे से तराश लेते हैं माधवी। उसकी पलकें भी नहीं फेर रहे थे, बस एक टक नज़र आ रही थी। जब सारा देखती है अपनी बड़ी को, तो वो सोफे पे बैठी हुई थी, वो उतर के भाग के जाती है और सीधा हक करती है, बड़ी आप भी कितनी सुंदर लग रही हो ना, आज अत्या आई और आप कितनी सुंदर लग रहे हो। आरुषि उसे हक बैक करती है, हक बैक करते हुए उसकी फॉरहेड को चूमती है। सच में अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो आप तो कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। अच्छा, आपकी आई सुंदर लग रही है, थोड़ी सी धीमे से कहती है, आई तो बहुत सुंदर लग रही है। जब ये कहती है ना सारा, तो बोलती कि चलो जाओ, तभी वो सीधा खड़ी होती है, ऐसे मानो कि नज़र को जो नीचे झुकाए हुए रखी थी अब धीरे धीरे सामने की एक तरफ वो बढ़ा रही थी। तभी एक जगह पे जाके उसकी नज़र मानो रुक सी जाती है, जो नीचे से अब धीरे धीरे ऊपर होगी। वो थे माधवी की पैर के साइड पे। सारी वो फटाक से पहचान लेती है। भाई जैसी वो सारी देखती है ना, उसका दिल इतनी ज़ोरों से जो धड़कना स्टार्ट करती थी, वो एक लंबी सांस छोड़ती है सबसे पहले कि मतलब वो तैयार हो चुकी है। ऐसा तो शायद आरुषि ने सोची तक नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी वो देखी थी, वो कपड़े वो सारी चीज़ उसी शॉपिंग बैग में अब भी रखी हुई है, जिस तरह से माधवी ने तब रखी थी, निकाल के भी नहीं देखी बाद में, शायद वैसी ही थी। लेकिन जब ये देखती है ना, अपनी मुट्ठी को इतनी कस के पकड़ लेती है, मानो कि खुद को ये एहसास दिला रही हो कि मैं जो देख रही हूँ वो सपना नहीं है, वो हकीकत है। और धीरे धीरे उसकी नज़र वो ऊपर की ओर कर रही थी।
तो माधवी वो बस तरस रही थी आरुषि को। आरुषि की सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी आंखें, उसकी होठ, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट उस वक्त कर रहे थे उसकी कमरदानी, जो उसकी शेप को एक अलग ही रौनक दे रहे थे भाई साहब। कोई साड़ी में इतना सुंदर लग सकते है वो आरुषि को देख के लगी है। काजल तो फटाक से जाती है, फ़ोन लेती है और बस थोड़े से पिक्चर ले लेते हैं, और एक फ़ोन जो वहाँ पे थे माधवी के, वो फ़ोन को साइड में रखते वीडियो के लिए, क्योंकि उसके फ़ोन में जो उसका हस्बैंड है वो कॉल करेगा। वही चीज़ ध्यान में रखते हुए वो पहली मोमेंट थे जहाँ पर आरुषि अपनी नज़र को सीधा माधवी की नज़र के साथ मिलाती है। हाय, उस समा बांध चुकी थी दोनों के मोहब्बत के खुमार में। एक ऐसा ही मंजर थी कि दोनों ही अपनी अपनी मोहब्बत के सहरानों में खो चुके थे। वो आँखों की झलक में कुछ बात ऐसे थे कि हम तुम्हें न समझ पाए और दरिया कुछ और ही निकल आए। बस तुम थे और हम थे, और ये मंजर हमारे आपस के थे। हाँ, ये पल बेहद खूबसूरत थे। आँखों से आँखें मिलते हैं जब हम किसी बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं ना, और जब वो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट इंसान है, अपनी मन पसंदीदार। कब से ये दोनों देख रहे थे, पलके फेर नहीं रहे थे, तो उन्हीं आँखों में थोड़े से आंसू छलक जाते हैं। चमकते हुए आँखों में जब आंसू चमकते हैं ना, तो वो थोड़े से शाइन करते हैं। एग्जैक्टली वही शाइन दोनों की आँखों में थे। माधवी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर भी जाती है। आरुषि बस माधवी को तराशती है। चूड़िया, उसकी माथे की वो बिंदी, वो काजल, माधवी की वो चमकती हुई चेहरा जो सबसे पहले उसने अपनी ख्वाब में सजाते हुए कागज़ पे उतारी थी। वो खूबसूरत सी यादें आज उसके सामने हैं जो कहीं पहले उसने कोरे कागज़ पे उतारी थी। एक सोच, एक ख्वाब, हूबहू वैसा, हाँ वैसा जैसा वो देखी थी, बिल्कुल वही छोटी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे। मिक्स फीलिंग्स थे तब भी, वही आंखों में चमक नमी के साथ। देखते देखते वो माधवी के सामने आके खड़ी होती, और जब वो माधवी के सामने आके खड़ी होती ना, तब उसकी आंखों से वो जो आंसू समीटे थे ना, समीट के रखी थी अब तक, वो दोनों आंखों से ही बूंद बन के उसके गाल तक सिरक जाती है। ये मोमेंट इतनी प्रीचियस और ब्यूटीफुल थी ना कहीं काजल के भी आंखों में आंसू थे। दोनों को देख के दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे। लफ्ज़ किसी के पास कुछ नहीं थे, बस आंखें काफ़ी थे, जैसे एक दूसरे के लिए, बस एक दूसरे के लिए। काजल बोलती कि पूजा शुरू करें। दोनों के ही और देखते हैं, और काजल की ओर ना देखते हुए भी जवाब देते हैं। शब्द एक, जवाब भी दोनों के एक ही थे। शायद दोनों के तेज़ी से धड़कते हुए दिल की रफ्तार भी एक ही होंगे, जो धीरे धीरे सांसों को छोड़ रहे हैं बड़ी सावधानी से, और अपनी पूरी दिल में वो जो कुछ खुशी के भरे दर्द है, सो खुशी के है, कभी कभी कुछ दर्द खुशी के भी होता है, वो जो शायद दिल में दबा के रखने की कोशिश एक साथ ही करी जा रही थी। पूजा शुरू होती है, वहाँ पे कुछ देर पूजा वगैरह होती है, लेकिन ये चांद जी पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे जो अभी तक नहीं आए थे। बस बाकी थे अब चांद का निकलना और व्रत को खोलना, उसी के इंतज़ार में थे। भाई साहब 8:30 बज चुके थे। सारा कब से बैठी हुई थी, वो सो रही थी ऐसे गिर के सोफे पर। तभी काजल बोलती कि बच्चा क्या हुआ है?
मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? खाना खा लिया आपने? तो ये माथी बोलती कि ताई वो खिला दिया है, और इतने सारे मिठाई वगैरह खा ली है वो, और फ्रूट्स वगैरह भी थे, ड्राई फ्रूट वगैरह सब। समझ सकती हो वही। अच्छा तो फिर एक काम करिए ना आप। अच्छा एक काम करिए, चलिए आप मेरे साथ। काजल खुद सारा को लेके जाती है साइड पे, उसकी कमरे में। वो सारा को बोलती है कि बच्चा आप यहाँ पे सो जाओ, ठीक है? ठीक है। वो सारा को वहाँ पे सुलाते हुए आ जाती है। 8 बज के शायद वो 35 मिनट सो चुके थे। जो काजल थी वो राजीव के साथ वीडियो कॉल पे थी। कब आएंगे चांद, उसी के इंतज़ार में बस राह तके सभी इंतज़ार कर रहे थे। तो दूसरी तरफ माधवी और आरुषि एक दूसरे के समीक्ष खड़े थे, पर कुछ अल्फाज नहीं, कुछ बात नहीं, बस एक दूसरे के खामोशी को समझ रहे थे। आंखें अब भी एक दूसरे को तरस रहे थे। ये मानो कि ये तरसना कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आज जी भर के देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक ही आरुषि जो है साइड पे देख रही थी, जैसे कि उसे बिल्कुल भी यकीन थी कि बैल्कनी के साइड से ही ये लोग चांद के दर्शन कर लेंगे। बिल्कुल वैसी ही होती है, मानो अब तक बस एक बादल का एक साइड चांद को छुपा के रखे थे, और जैसे वो हट जाता है चांद फुल रोशन कर देते हैं अपनी चमक के साथ। जैसी वो चांद नज़र आती है ना, इतनी खूबसूरत वो चांद है। थोड़े से नज़र उस चांद को देखते हुए आरुषि सबसे पहले नज़र देती है माधवी को। शायद उसकी नज़र में आज उस चांद की खूबसूरती भी थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी माधवी के आगे। तभी काजल बोलती कि पहले मैं कर लेती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत भूख लगी है। उसे चिढ़ा भी रही थे जो राजीव था वो। इधर जो काजल की मदद करती है आरुषि, वो फ़ोन पकड़ती है। तो जैसे चीज़ें होते हैं, चांद की आरती लेते हुए वो छन्नी के साथ जैसे जैसे रिचुअल्स में होते हैं, वैसे ही वो व्रत को खोले जाते हैं। हाँ, राजीव की तरफ से वो पानी कहीं ना कहीं आरुषि उसे देती है तो पी लेती है। संपूर्ण तरीके से ही वो व्रत वो खोलती है। अब यह बात थे आरुषि और माधवी की। तो काजल राजीव को बस ये कहती है कि वैसे मैं व्रत खोल चुकी हूँ, थोड़ी सी वो मिठाई भी खा ली, और ये थोड़ा सा वो खीर भी, बाकी चीज़ मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है? थोड़ी सी बाद में कॉल करती हूँ। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तो आरुषि बोलती है कि क्या हुई है? अरे तुम लोग करो ना। तो तू क्या करेगी? अरे मैं कुछ नहीं करूँगी। अरे मेरे लिए अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो बता दो ना, मैं चली जाती हूँ। तभी माधवी बोलती कि थाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी काजल क्या करती है, वो आरती की थाली लेती है। जैसे वो आरती की थाली लेती है, वो सारी चीज़ें करती है। वहाँ पे तिलक भी तो लगानी होती है, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले माधवी वो आरती करते हुए चांद की भी और आरुषि की ठीक फॉरहेड पे थोड़ी सी कुमकुम और वो चीज़ें लगाती है। फिर आती है माधवी की व्रत खोलने की बारी। तो आरुषि माधवी को थोड़ी सी पानी पिलाती है। वो बस अपनी नज़र भर के माधवी को देख भी रही थी। इतनी प्यार भरी वो नज़र थी ना उसकी। ठीक वैसे ही माधवी भी सेम तरीके से चीज़ें करती है। आरुषि वो आरती करती है, चीज़ें वही करती है, और माधवी आरुषि की वो व्रत खोलती है। थोड़ी सी मीठा वो लेती है आरुषि, और वो बस थोड़ी सी खिलाती है माधवी को। बस थोड़ी सी जो जितनी बची थी, पता नहीं माधवी क्या सोच के वही आरुषि को खिला देती है। काजल को लगती है कि ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट पे इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना ही सबसे बेहतर होगी। और वो करती भी वही है। वो एकदम से बोलने लगती है, वैसे आप दोनों के तो हो गए ना व्रत खोलना, मेरी भी हो गई।
अब मुझे जम के भूख लगी है, वैसे भी मैं आधे खाना खा चुकी हूँ। अब बच्चे वहाँ पे अकेले हैं, तो मैं चली कमरे में। और खाने के बाद हो सकता है कि मेरी कोई खबर ना मिले, तो बस सोच लीजिएगा मैं सो रही हूँ पूरी नींद की आगोश में। आरुषि हंसते बोलती कि रुक जा यार थोड़ी सी। नहीं नहीं यार, समझा कर आरुषि, वैसे ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, सो ऐसे मौक़ों का ज़ाया नहीं करने चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। यही बोलते हुए काजल जो अपनी आँख मारते हुए वहाँ से चली जाती है। आरुषि थोड़ी सी शर्मा सी जाती है बस, और अपनी सर को सहलाने लगती है। माधवी वहाँ पर खड़ी थी, वो बस आरुषि को देख रही थी। ये दोनों जब एक दूसरे को पानी पिलाते हैं ना, व्रत खोलते हैं, तब इन्हीं दोनों के आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो एक इमोशन कह सकते हैं, एक एक ऐसी चीज़ ना जो आप ऐसे अल्फाजों में बयां करके डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। बस जज्बात है और दिल से समझनी होगी वो चीज़, वो फीलिंग्स थी, वो एहसास। तभी माधवी वहाँ से जाने लगती है कि चलिए खाना खा लेते हैं। और यही बोलते हुए वो जब जा रही थी ना, उसके हाथ में वो थाली थे पूजा के। पूजा में वो जो छन्नी होता है और वो दिया, सब कुछ सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तभी आरुषि बोलती कि एक मिनट। माधवी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। क्या? आरुषि माधवी के हाथ से वो थाली लेती है और साइड में रखती है। वो मुझे वो कुछ कहनी है। कहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आरुषि की दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रही थी, वो अनकॉन्शियस माइंड में पता नहीं, वैसे होता है ना जब दिमाग दिल, पता नहीं एक अजीब से चीज़ थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो एक्चुअली में क्या बोलेगी, क्या बोलना चाहिए इस वक्त। अब इस हाल में जो होते हैं केवल वही समझ सकते हैं। दिल दिमाग सब कुछ मानो आपे से बाहर चले गए हो, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो आगे हरकतें होंगी वो बस ऐसे होंगी कि पता नहीं कौन आपको कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही। माधवी फिर बोलती है, अब क्या भूख नहीं लगी आपको? इतनी देर हो रही। नहीं वो माधवी जी। उसने कस के साड़ी की साइड में वो सिंदूरदानी इतनी कस के पकड़ के रखी थी ना, हिम्मत नहीं हो रही थी मानो कि वो माधवी को ये बोले कि क्या इस रिश्ते को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सिंदूर लाई हूँ। और ये बोल नहीं पा रही थी वो, अंदर से मानो चीख चीख के वो बोलने की कोशिश कर रही कि माधवी जी मैं सिंदूर लगाना चाहती हूँ, आपकी माँ बनना चाहती हूँ। कुछ देर तक तो माधवी बस उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अपने आप ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे हर थोड़ी देर में। एक क्षण तो माधवी उसके करीब आके एक बूंद आंसू को पूछती है अपने हाथ से, क्या हो गई है? वो समझ नहीं आ रही है। क्या समझ नहीं आ रही है? कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ठीक नहीं लग रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सच में बहुत सुंदर लगती हैं, और मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी सुंदर लग रही है आप। आपको मेरी आँखों में देखनी पड़ेंगी अपनी खूबसूरती अगर जाननी है तो। उस वक्त ना ऋषि की लफ्ज़ इतने काँप रहे थे ना, होठ इतने काँप रहे थे, वो पूरी इमोशनल थी उस वक्त। लाजमी है, बंदी ने इतना कुछ किया, और आज सबसे बड़ी दिन शायद उसके लिए हो सकती है, और हिम्मत थी उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारे मामले में ना यार अच्छों की वाट लग जाती है। आरुषि क्या चीज़ है। माधवी फिर उसकी दूसरी आंखों से वो आंसू की बूंद को पूछती है, क्या हो गई है? वो मैं ये शांत हो जाइए। आरुषि बहुत कोशिश तो करती है, पर आखिर तक वो समझ जाती कि उससे नहीं होगी।
पता नहीं कौन सी घबराहट थी उसके मन में, कौन सा डर थी जो उसे बार बार बोलने से रोक रही थी कि मैं सिंदूर लगाना चाहती हूँ, आपकी मांग भरना चाहती हूँ, और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी अगर मैं कर पाऊँ तो। नहीं कर पाती है वो, और आखिर में वो एक होता है ना लाचार भरी लुक से खुद ही से डिसअपॉइंटेड हो जाती है और अपनी सर झुका लेती है। अब बोलती है कि कुछ नहीं, आप सच में बहुत अच्छी लग रही है। और यही बोलते हुए जब वो जाने लगती है ना, वो थाली को पकड़ते हुए 2 कदम पीछे जाती है, पलटती है, और जैसे ही जाएगी तभी माधवी उसके हाथ पकड़ती है। कहाँ जा रही है? हाँ, कहीं नहीं, वो कमरे में ऐसे साड़ी पहनी नहीं तो मुझे आदत नहीं है, तो अजीब से लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है। माधवी उसे अपनी करीब करती है, उसकी हाथ को थामते हुए मानो कि बस ये कह रही है, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आगे आने की जिम्मेदारी भी मेरी। वो कुछ देर तक आरुषि को अपने करीब करती है। जो आप चाह रहे हैं वो करेंगे नहीं? क्या आंसू दोनों के आंखों में थे और बूंद बन के वो सरक जाती है। फिर जो हाथ मिलाए हैं, जो समेट के रखी है, जो पूरी कोशिश कर रही है बोलने की, जो आपसे बोली नहीं जा रही है। आरुषि थोड़ी शॉक होती है कि क्या मतलब। तभी माधवी आरुषि के उस हाथ को पकड़ती है जिस हाथ में मुट्ठी पकड़ी हुई थी वो सिंदूरदानी को। हाँ, वो साड़ी की आंचल से थोड़ी बहुत ढकी हुई थी। जैसे ही वो थोड़ी सी ऊपर करती है ना हाथ को, इतनी कस के वो मुट्ठी कांची हुई थी ना कि उसके हाथ पे निशान आ जाते हैं रेड से गहरे। आरुषि बस माधवी की आंखों में देख रही थी। तभी माधवी उसकी वो मुट्ठी को खोलती है। मुट्ठी खोलती ही वो सिंदूरदानी देख के माधवी थोड़ी चुप सी हो गई थी, कुछ ही क्षण के लिए बस। आरुषि अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहती, जरूरी नहीं है, मैं बस ऐसी लाई थी। वो फिर चुप हो जाती है। तभी माधवी नज़र को आरुषि की नज़र से मिलाती है। जिस क्षण वो ये करती है ना, फिर से उसकी आंखों से आंसू गिर जाती है। भर दीजिए। मानो कि आरुषि को यकीन नहीं हुई है कि माधवी ने क्या कही। माधवी बस आरुषि की आंखों में देखते हुए उसकी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे। और जब आरुषि ये समझती है इस वर्ड का मतलब क्या है, भर दीजिए, मतलब मैं मांग भर सकती हूँ आपकी, मतलब मैं सिंदूर भर सकती हूँ ना, वो भी रोती है। भर दीजिए। हाँ, आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, आप सच बोल रहे हैं ना माधवी जी? मैं सच बोल रही हूँ, भर दीजिए। हाय, ये पूरा सीन वहाँ काजल भी देख रही थी। एक्चुअली वो खा चुकी थी, वो बस प्लेट को रखने के लिए आई थी, लेकिन जब ये मंज़र देखती है ना भाई, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी इमोशनल वो मोमेंट थी ना, वो बस ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो थोड़ी बस दूर से देख रही थी और बुला ही लेती है। कुछ पिक्चर भी क्लिक करती है क्योंकि ये मोमेंट ना बहुत प्रीशियस है। क्या पता ऐसे मोमेंट ये दोनों आगे कैसे क्या कर पाएंगे। बस यादगार बनाने के लिए यादें संजोड़ रही थी। आरुषि की हाथ इतनी कांप उठती है ना, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो सिंदूरदानी खोलती है, हाथ इतने कांप रहे थे ना उसके। तभी माधवी बोलती है, क्या है? जब मैंने कही भर दीजिए तो भर दीजिए। आप सच सच बोल रहे हो ना?
तब माधवी बस आरुषि की आंखों में देखती है। उस क्षण आरुषि बस थोड़ी सी सिंदूर लेती है। वो सिंदूर लेते हुए भी न जाने कितनी दफ़ा उसके हाथ का उठती है। सिंदूर उठाने की शायद उस वक्त वो जोर भी नहीं थी शरीर में, लेकिन फिर भी उठा लेती है। माधवी की तरफ और देखती है। फिर भी थोड़े से डिस्टेंस तो थे ही दोनों के दरमियान। आरुषि एक बार बहुत प्यार से पोलाइटली पूछती है, मामा माधवी जी देखिए, बस मेरी इच्छा पूरी करने के लिए भर दीजिए। और वो जो दोनों के दरमियान कुछ थे दूरी गैप, वो माधवी एक कदम बढ़ाते हुए ख़त्म कर देती है, मानो कि वो अपनी मांग खुद आगे करके रखी है आरुषि के, भर दीजिए। उस क्षण काजल अपनी आंखों को बंद करके रखती है तो आरुषि की आंखें फिर से आंसू से भर जाती है। और जिस क्षण वो उसकी मांग भरती है ना थोड़ी सी सिंदूर से, सेम टाइम पे दोनों के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो इतनी खूबसूरत थी पल, जिस क्षण माधवी की मांग में सिंदूर लगती है। और यहाँ पे क्या होती है, सिंदूर जैसे नॉर्मली लगाते हैं, आरुषि ने वैसा नहीं लगाई। वो बस थोड़ी सी बालों को साइड करते हुए ऐसे लगाए जैसे बस करीब कोई आएंगे, इतना करीब तभी समझ सकते कि यहाँ पे सिंदूर लगे हैं। तो जब वो सिंदूर को देखती है, वो भी अपने नाम की, क्योंकि खुद भरी है, और माधवी की चेहरा और माधवी की वो आंसू, आरुषि वो सिंदूर डालने को साइड करती है सबसे पहले। ठीक माधवी की माथे को चूमती है। वो चूमते हुए उन मोती के जैसे आंसू की बूंद जो उसके लिए समेट कर रह गई है, उन आंसू को वो पी जाती है। माधवी की फॉरहेड के साथ फॉरहेड लगाते हुए कहती है, आई रियली लव यू, आई रियली डू। मैंने कभी नहीं सोची थी कि आप हाँ कर देगी। ये मेरी जिंदगी भर की खुशियाँ है। वो इतनी रो रही थी ना आरुषि, चीख नहीं रही थी पर वो रो रही थी, सिसक रही थी वो। और वो ये जब माधवी समझती है, वो आरुषि को आगे एक लफ्ज़ तक कहने नहीं देती है। वो बस उसके मुंह में अपने हाथ रखती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। दैट्स द मोमेंट। हम इस सीन को समझते हुए कुछ लाइन हम बस गाना चाहेंगे। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे कुर्बान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे कुर्बान है। ये सीन होते होते आरुषि माधवी के माथे को फिर से चूम लेती है। दोनों एक दूसरे में समा चुकी थी। खुद का है ये अब सबूत के तौर पे एक दूसरे को समझ रहे थे कि ये दोनों बस सब एक दूसरे के ही है। जब थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे के बाहों में थे तो आरुषि थोड़ी पीछे होती है। काजल तब तक वहाँ से जा चुकी थी। जब
आरुषि पीछे होती है तो वो माधवी के चेहरे को फिर से देखती है। इतनी खूबसूरत थी ना वो, उसकी फेस को पकड़ते हुए बोलती कि मेरे सामने शायद कोई अप्सरा ही खड़ी होंगी। तो बस नज़र भी ये कह रहे हैं कि तौहीन हो जाएगी आपकी तरफ ऐसे देखे तो। माधवी सिंपल तरीके से कहती है, आप भी तो खूबसूरत लग रही है, मैंने कभी आपको इस तरीके से नहीं देखी। आरुषि की नज़र माधवी की होठ पर थी, तो माधवी के भी कहीं ना कहीं आरुषि के होठ पर ही थी। लेकिन ऐसे सीन था ना कि आरुषि बहुत समझदार थी। जिस तरह से उसने सिंदूर दी थी ना, वो इसमें कहती है, अगर आपको लगे कि ये सिंदूर मिटाना है तभी एकदम से, माधवी कह पड़ती कभी नहीं मिटेगी, प्लीज़ मिटने मत दीजिएगा, ना मैं दूंगी और ना आप दीजिएगा, कभी नहीं दूंगी। पर ध्यान रखिएगा, जब तक सारा थोड़ी बड़ी ना होते, जब तक वो खुद चीज़ें ना समझने लगे तब तक। माधवी थोड़ी हंसती है, आखिर वो भी समझती है आरुषि को। तो ये आरुषि इतनी शांत थी, वो शांत थी, बस माधवी को देख रही थी, उसकी होठों को। तभी माधवी क्या करती है, थोड़ी करीब आती है। वैसे माधवी की चीज़ें से आरुषि की जो हाइट थी ना, माधवी और आरुषि की, तो आरुषि थोड़ी सी लंबी थी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। माधवी थोड़ी आरुषि के करीब आती है और आरुषि के सीने में अपनी सर रखते बोलती कि शांत हो जाइए। मैं शांत हूँ, पर आपकी दिल भी शांत नहीं है। दिल तो मेरे वश में है ही नहीं माधवी जी, वो तो आप ही का है, ये आपकी वश में है, शायद आप कर पाओ। तो जब वो ये लफ्ज़ कहती है ना, माधवी थोड़ी सी ऊपर की ओर देखती है। कुछ क्षण इन दोनों के नज़र एक दूसरे से टकराते हैं। देन आरुषि कोशिश भी करती है कि वो माधवी को किस करेगी, वो आती भी है करीब, दोनों के नोज़ भी एक दूसरे से टच हो चुके थे, सांसों को महसूस कर रहे थे कि आरुषि पीछे हट जाती है। लेकिन वो पीछे हटेगी उससे पहले माधवी उसकी कमर से पकड़ते अपनी ओर करती है, और वो जो अधूरा छोड़ रही थी आरुषि, वो माधवी पूरा करती है। इतनी फीलिंग्स के साथ वो किस कर रही थी, अब मानो कि वो किस में सब कुछ थी, वो खुशी, वो चाहत, वो सब कुछ थे, वो दर्द, वो सारी चीज़, वो सारी खुमार उस किस में थी। एक दूसरे को खुद को बनाने की चाहत की जो आस है, शायद वो किस में थोड़ी बहुत समझ आ रहे थे। आरुषि भी काफ़ी वाइल्ड थी, हल्की सी वाइल्ड होते हुए माधवी की कमर को इतनी ज़ोर से प्रेस करती कि माधवी की आह निकल जाती है, और उस शब्द से, उस शोर से आरुषि की पूरी माइंड ब्लैंक सी हो जाती है। वो इतनी एक्साइटेड होती है, उसकी शरीर इतनी हीट हो जाती है हद से ज़्यादा। वो सीधा माधवी की हलक पे जाती है, वहाँ पे लिख कर तो इतनी सिलेक्टिव तरीके से बाइट करती है, और उसकी सांसें इतनी गर्म थे, माधवी खुद मानो अपने आपा खोने के कतार पे थे। इन दैट मोमेंट माधवी की नेक पे कुछ तो महसूस होती है। आरुषि बहुत ज़्यादा तेज सांसें ले रही थी, हद से ज़्यादा तेज, और उसकी दिल की धड़कनें माधवी से भी ज़्यादा धड़क रहे थे, उसकी दिल की धड़कनों से भी ज़्यादा। माधवी बस आहिस्ता आहिस्ता आरुषि के दिल को रब कर रही थी। कुछ देर के लिए माधवी पॉज हो जाती है और वो आरुषि को फील करने लगती है, आरुषि की फॉरहेड को अपनी फॉरहेड के साथ लगाते हुए। आरुषि मानो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसकी पूरी शरीर कांप रही थी। तभी माधवी उसकी एक हाथ को थाम लेती है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बस कुछ देर,
तभी माधवी पीछे होती है। एग्जैक्टली उसने जो सोची थी वही हुई। वो साड़ी की आंचल को पकड़ती आरुषि की नोज के साइड में पकड़ती है। आरुषि थोड़ी आंखें बड़ी करके बोलती कि फिर से। तभी माधवी सिंपल सी लाइट स्माइल पास कर देती है। अब अंतर तो समझ आ गए होंगे सबको। आज कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। हम जानेंगे आगे की कहानी में क्या क्या होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा। सभी अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टाटा।